मालातोक माचका यूक्रेन के ज़ापोरिजिया क्षेत्र का छोटा गांव है। ये सिर्फ 3 वर्ग मील 8 वर्ग की मिति में फैला है और युद्ध से पहले यहाँ लगभग 3000 लोग थे। ये यूक्रेन की कई छोटी बस्तियों में से एक है जो क्रेमलिन के हमले की शिकार हुई। बाकी जगहों के विपरीत मालाटोक माचका पर रूसियों की 4 साल की पूरी कोशिशों के बावजूद कब्जा नहीं हुआ है। ये छोटा सा शहर, जिसे शायद ही कोई जानता हो, इतिहास की सबसे लंबी चलने वाली घेराबंदियों में से एक का स्थल बन गया। यह रूस की सबसे शर्मनाक मोर्चे की गतिरोध स्थिति भी बन गया है। ऐसा कैसे हुआ? इसे समझने के लिए हमें मालाटोक माचका की पूरी कहानी देखनी होगी और पता लगाना होगा कि आखिर क्या वजह है कि यह क्रेमलिन की सेनाओं के लिए जीतना इतना मुश्किल स्थान बन गया है। मध्य ज़ापोरिजिया के पोलीही जिले में स्थित ये जगह युद्ध और त्रासदी से अनजान नहीं है। इसकी स्थापना 18वीं सदी के अंत में रूसी साम्राज्य के दिनों में हुई थी, जब कीव, चेरनीहिव और पोल्टावा क्षेत्रों से आए बसने वालों के एक मिश्रण ने एक नई शुरुआत और बेहतर जीवन की तलाश में यहाँ आकर इसे बसाया था। आने वाली सदियों में इस गांव ने प्रथम विश्व युद्ध और यूक्रेनी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाइयों के दौरान कई बार हाथ बदले। मालाटोक माचका ने होलोडोमोर, जिसे यूक्रेनी अकाल कहा जाता है, भी झेला, जो यूक्रेन के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी, जिसमें करीब 3.5 से 5 मिलियन यूक्रेनियों की मौत हुई थी। इनमें से 281 लोग इसी गांव के थे। द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी ने इस क्षेत्र पर कब्जा किया, जिसे बाद में रेड आर्मी ने मुक्त कराया और गांव को बचाने वाले सैनिकों के सम्मान में स्मारक बनाया गया। हालांकि इन सब में से कुछ भी मालाटोक माचका को आगे जो होने वाला था उसके लिए तैयार नहीं कर सकता था। इन चुनौतियों के बावजूद ये छोटा शहर बचा रहा और फलता फूलता भी रहा। यूक्रेनी गांवों में ये गांव समृद्ध था। यहाँ स्थानीय उद्योग, बुनियादी ढांचा और क्षेत्र की बड़ी जेलों में से एक थी, जिससे गांव वालों को नौकरियां और अवसर मिलते थे। 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला शुरू होते ही मालाटोक माचका को भी अन्य पूर्वी यूक्रेनी बस्तियों की तरह भयानक हालात झेलने पड़े। रूसियों ने इसे शुरुआती हमले में ही कब्जा लिया था। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसियों को कुछ महीनों में बाहर निकाला, लेकिन गांव की मुश्किलें जारी रहीं। जून 2022 में युद्ध शुरू होने के कुछ महीनों बाद रूसी तोपखाने की गोलाबारी ने गांव की कई पुरानी इमारतों को पल में मिटा दिया। जैसे गांव की परिषद की इमारत रूसी गोलाबारी में नष्ट हुई और कुछ हफ्तों बाद जेल को भी गंभीर नुकसान हुआ। गांव की आबादी में गिरावट आने में ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि स्थानीय लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। जल्द ही 100 से कम लोग बचे, जिनमें अधिकतर या तो बहुत बूढ़े या बीमार थे या अपने जीवन भर के घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। रूसी सेना ज़ापोरिजिया क्षेत्र में तेजी से इलाका कब्जे में ले रही थी, तो मालाटोक माचका मोर्चे से सिर्फ 1 मील दूर होने के कारण क्रेमलिन की सेना का मुख्य निशाना बन गया। उन्होंने आसपास के गांवों पर कब्जा कर लिया और कुछ समय ऐसा लगा कि मालाटोक माचका के दिन अब गिने चुने हैं। मई 2023 तक यह गांव अपनी पुरानी पहचान का केवल साया रह गया था। रिपोर्टों के अनुसार मालाटोक माचका के केंद्रीय चौक पर रूसी गोलों के गड्ढे और सड़कों पर छर्रे थे, जबकि स्कूल का सामने का हिस्सा उड़ चुका था। जो लोग बचे उन्हें 1 साल से ज़्यादा बिना गैस, पानी, बिजली के रहना पड़ा। कई लोगों के घर रूसी हथियारों से तबाह हो गए और उन्हें अधिकतर समय बेसमेंट में छुपकर बिताना पड़ा, जिसे अब शरण स्थल बना लिया गया था। सिर्फ 9 मील यानी 15 किलोमीटर दूर रूसियों ने पोलीही पर कब्जा कर नागरिकों को जबरन निकाला और बच्चों को क्रेमलिन के तथाकथित पुनर्वास शिविरों में भेजना शुरू किया। ऐसा लग रहा था कि मालाटोक माचका का भी वही हाल होने वाला है और रूस के कमांडर इस गांव को एक बहुत ही रणनीतिक जगह मानते थे, क्योंकि ये ओरिख्यू से सिर्फ 1 मील और ज़ापोरिजिया से लगभग 23 मील 37 किलोमीटर दूर था। इस जगह पर नियंत्रण हासिल करने से रूसियों को एक ऐसा ठिकाना मिल जाता जिससे वे आगे बढ़कर बड़े और ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते थे और क्षेत्र की राजधानी पर दबाव बना सकते थे। लेकिन फिर जून 2023 में सब कुछ बदल गया। प्रारंभिक आक्रमण, पहले साल की लड़ाई और पश्चिमी सहयोगियों से नए हथियार मिलने के बाद यूक्रेन ने रूसियों को पीछे हटाने
वो जमीन वापस पाने के लिए एक बड़ा जवाबी हमला शुरू किया। ये जवाबी हमला दक्षिणी क्षेत्रों, खासकर जापोरिजिया में प्रमुख था, जहां यूक्रेन फ्रंट लाइन को बड़े शहरों से दूर करना और क्रेमलिन को रोकना चाहता था। इसकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई। दरअसल यूक्रेन की 47वीं असॉल्ट और 33वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का पहला हमला पूरी तरह विफल रहा। यूक्रेन की एक टैंक कॉलम मलाटोक माचका के पास बारूदी सुरंग क्षेत्र पार करते हुए टैंक रोधी मिसाइल हमले की चपेट में आ गई। रिपोर्टों के अनुसार इस हमले में यूक्रेन के करीब 25 वाहन, जिनमें कम से कम 5 जर्मन लेपर्ड 2 टैंक शामिल हैं, क्षतिग्रस्त या नष्ट हो गए। इससे मीडिया और सैन्य विश्लेषकों में चिंता बढ़ी कि यूक्रेन का ग्रीष्मकालीन जवाबी हमला शुरू होने से पहले ही विफल हो सकता है। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन ने फिर से संगठित होकर, पुनर्गठित होकर, यहाँ तक कि कुछ क्षतिग्रस्त वाहनों को भी वापस हासिल करने में सफलता पाई। आने वाले दिनों में अधिक सतर्कता से रणनीति अपनाने पर उन्हें सफलता मिली। ब्रिगेडियर जनरल ओलेक्सी ह्रोमोव ने बताया कि जवाबी हमले के बाद सेनाओं ने मलाटोक माचका के पास 2 मील क्षेत्र पर कब्जा किया है। वे कभी भी रूसियों को उतना पीछे नहीं धकेल पाए जितना वे चाहते थे, लेकिन कम से कम उन्होंने मोर्चे को स्थिर करने और गांव को दुश्मन के हाथों में जाने से रोकने में सफलता पाई। इसके बाद एक लंबा समय स्थितिगत लड़ाई का शुरू हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे को परखा और उकसाया, लेकिन कोई बड़ा बदलाव या सफलता हासिल नहीं कर सके। रूसी मलातोक माचका पर कब्जा करने के लिए प्रतिबद्ध रहे और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने टैंकों, पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों, हमला दस्तों और ड्रोन जैसी हर चीज का इस्तेमाल किया। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा और बदला, लेकिन कुछ भी कभी भी पर्याप्त नहीं था। ऐसा क्यों था? सैन्य विश्लेषक मलातोक माचका की यूक्रेनी रक्षा के पीछे 2 अहम कारण बताते हैं। पहला कारण यह है कि बाहर से छोटे और साधारण दिखने वाले कई गांव रूस यूक्रेन युद्ध में मजबूत किले बन गए हैं। वास्तव में पूरी फ्रंट लाइन पर ऐसे कई गांवों की कहानियां सामने आई हैं, जिनमें से कुछ तो नक्शे पर मुश्किल से एक बिंदु के बराबर है, जिनमें एक ही सड़क और उसके दोनों ओर कुछ दर्जन घर होते हैं, लेकिन इन्हें रूस के लिए कब्जा करना बेहद मुश्किल साबित हुआ है। मलातोक माचका भी इसी प्रवृत्ति में शामिल है, कोई अपवाद नहीं। यूक्रेन ने इन जगहों को अभेद्य बनाने के लिए खेतों में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जिससे रूसियों को गांवों में साफ और अनुमानित रास्तों से आना पड़ता है। उन्होंने ड्रोन का भी अच्छा इस्तेमाल किया है, खासकर युद्ध के बाद के चरणों में, जिससे उन्हें दुश्मन की सेना और बख्तरबंद गाड़ियों की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिली है। वे रूसी हमलों को प्रभावी ढंग से पहले ही भांप सकते हैं और उसी के अनुसार अपनी रक्षा तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा भले ही गांव का बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया हो, लेकिन उसे काफी मजबूत किलेबंदी दी गई है। पुराने घरों और डाचा को बंकरों में बदला गया है, जबकि तंग गलियों में चोक पॉइंट बनाकर आक्रमणकारियों के लिए हमला करना मुश्किल बना दिया है। मालाटोक माचका के पक्ष में दूसरा बड़ा फायदा इसकी भौगोलिक स्थिति है। गांव चारों ओर ऊंची जमीन से घिरा है और समय के साथ युद्ध में बहुत कुछ बदला, लेकिन एक सच्चाई हमेशा रही, ऊंची जमीन वाले को ही बढ़त मिलती है। क्योंकि भले ही सेनाओं ने अद्भुत नए हथियार और रक्षा प्रणालियां विकसित कर ली हों, वे कभी भी भौतिकी के नियमों को बदल नहीं पाए हैं। जब आपके पास ऊंचा स्थान होता है तो आप चारों ओर दूर तक देख सकते हैं, जिससे दुश्मनों को आते हुए देखना और उन पर हमला करना बहुत आसान हो जाता है, इससे पहले कि वे बहुत पास आ जाएं। इसका मतलब है कि क्रेमलिन कमांडरों के लिए मालाटोक माचका पर अचानक हमला असंभव है। यूक्रेन के रक्षक हमेशा उनसे 2 कदम आगे रहेंगे। तोपखाने, ड्रोन और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं हर समय तैयार रहेंगी और जैसे ही कोई हलचल दिखेगी तुरंत हमला करने के लिए तैयार रहेंगी। और ठीक ऐसा ही काफ़ी लंबे समय तक हुआ। 2023 के दूसरे हिस्से में, पूरे 2024 में और 2025 में भी। फिर स्थिति एक बार फिर बदल गई और गांव का भविष्य अधर में लटक गया। इससे पहले कि हम इसे और करीब से देखें, ऐसी और भी बातें हैं। अगर द मिलिट्री शो से फ़ायदा मिल रहा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। 2025 के उत्तरार्ध में महीनों के विफल हमलों और कई मोर्चों पर निराशाजनक प्रगति के बाद रूसी कमांडरों ने बदलाव का फैसला किया। उन्होंने प्रमुख क्षेत्रों में एक नया बड़े पैमाने पर हमला संगठित किया, खासकर दक्षिणी यूक्रेन और उससे भी ज़्यादा जापोरिजिया क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए।
आदेश ऊपर से आए थे। रूस को प्रगति करनी थी और वो भी जल्दी करनी थी। ये देश की सैन्य नेतृत्व और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की संयुक्त कोशिश थी, जिससे दिखाया जा सके कि रूस युद्ध जीत रहा है और उसकी जीत निश्चित है। सिद्धांत रूप में इससे क्रेमलिन को न केवल यूक्रेन के साथ बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका और यहां तक कि यूरोपीय संघ के साथ बातचीत की मेज पर भी कहीं अधिक मजबूत स्थिति मिल जाती। देश जितनी ज्यादा जमीन पर दावा कर पाता, उसकी स्थिति उतनी ही मजबूत होती। आगे बढ़ने के लिए अतिरिक्त हमला दस्ते इकट्ठा किए गए। रूस के कमांडरों को उम्मीद थी कि इन हमलों की भारी संख्या अंततः उनके लिए यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों को तोड़ने और उन महत्वपूर्ण बस्तियों पर कब्जा करने के लिए पर्याप्त साबित होगी जो इतने समय से उनके हाथ नहीं लगी थी, जैसे कि मालतोक माचका खुद। अक्टूबर-नवंबर में यह इलाका लगातार भारी हमलों की चपेट में रहा। एक के बाद एक बड़ा मशीनीकृत हमला गांव पर हुआ, जिसका बहादुरी से यूक्रेन की 118वीं अलग मशीनीकृत ब्रिगेड ने बचाव किया, जो 10वीं आर्मी कोर में है। ब्रिगेड के प्रेस अधिकारी ने गांव के रक्षकों को मलाटोक माचका के साइबोर्ग्स कहा, जो उन यूक्रेनी सैनिकों की याद दिलाते हैं जिन्होंने मई 2014 से जनवरी 2015 तक डोनेट्स्क एयरपोर्ट की रक्षा की थी। लगभग पूरी तरह से घिरे होने और बेहद कठिन परिस्थितियों में लड़ने के लिए मजबूर होने के बावजूद, जिसमें शून्य से नीचे तापमान और लगातार तोप खाने की बमबारी शामिल थी, इन बहादुर सैनिकों ने जीवित रहकर साइबोर्ग उपनाम अर्जित किया और यूक्रेनी सैन्य इतिहास में अपनी जगह पक्की की। वे शायद मूल साइबॉर्ग्स जितने प्रसिद्ध न हों, लेकिन मलाटोक माचका और उसके आसपास तैनात अद्भुत सैनिकों ने बार बार होने वाले रूसी हमलों को रोकने और गांव पर नियंत्रण बनाए रखने में वही असाधारण जज्बा और दृढ़ता दिखाई है। उदाहरण के लिए 20 अक्टूबर 2025 को रूस ने अपने अब तक के सबसे बड़े हमलों में से एक किया। एक विशाल सेना में क्रेमलिन की 71वीं मोटर राइफल रेजिमेंट की यूनिटें, 2 मोटर राइफल कंपनियां और करीब 26 बख्तरबंद वाहन जैसे टैंक, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, टाइगर वाहन और एपीसी शामिल थे। सिद्धांत रूप में इतनी बड़ी और ताकतवर सेना पूरे शहर को अपने कब्जे में ले सकती थी। एक छोटे से गांव की तो बात ही छोड़िए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय रूस का यह बड़ा हमला पूरी तरह से नाकाम रहा। यूक्रेन के रक्षकों ने मोर्चा संभाला और वही किया जिसमें वे सबसे माहिर है, अपने पास मौजूद हथियारों और सुरक्षा साधनों का पूरा इस्तेमाल करते हुए हमलावरों को तबाह कर दिया। दिन का अंत 30 रूसी सैनिकों की मौत, कई घायल और करीब 21 वाहनों के नष्ट होने के साथ हुआ। इन सब के बावजूद, शायद शर्मिंदगी के कारण या फिर किसी तरह की प्रचार रणनीति के तहत, रूसी अधिकारियों ने ऐसा दिखाने की कोशिश की कि उनकी कोशिशें सफल रही हैं। 16 नवंबर 2026 को रक्षा मंत्रालय ने बताया कि मलातोक माचका पर पूरा कब्जा हो गया है। रक्षा मंत्री आंद्रे बेलोसोव ने कहा कि गांव पूरी तरह मुक्त हो गया है और मॉस्को की सेनाएं अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों की ओर बढ़ रही हैं। यूक्रेन ने निश्चित रूप से मलातोक माचका पर कब्जा होने के किसी भी दावे को खारिज कर दिया। कुछ दिन बाद रूसी अधिकारियों ने अपने बयान से पीछे हटते हुए गांव के पास फिर से भारी लड़ाई की रिपोर्ट दी, जो गांव के पूरी तरह मुक्त होने के दावे से मेल नहीं खाता। जैसे जैसे हफ्ते और महीने बीतते गए, बताया गया कि और हमले हुए हैं, लेकिन यूक्रेन के रक्षकों ने हर एक हमले को वहीं रोक दिया। रूसी मीडिया ने कई बार कहा है कि गांव कब्जे के करीब है और मालाटोक माचका की कहानी सैन्य समुदायों में मीम बन गई है। ऑनलाइन यूक्रेनियों ने रूस के सैन्य विशेषज्ञ के उस इलाके में सफलताओं की बात करते हुए क्लिप्स जोड़ी है और मजाक उड़ाया कि दूसरी सबसे बड़ी सेना महज 200 के करीब आबादी वाले छोटे से गांव पर भी कब्जा नहीं कर सकी। कुछ रूसी विश्वविद्यालयों ने धमकी दी है कि अगर कोई छात्र मालाटोक माचका का मजाक उड़ाए या सैन्य विफलताओं की बात करे तो उसे निष्कासित किया जाएगा। लेकिन कोई गलतफहमी मत पालिए, यह ऐतिहासिक विफलता है। मई 2026 के मध्य में यूनाइटेड 24 मीडिया ने बताया कि इस छोटे से गांव की रूसी घेराबंदी आधिकारिक तौर पर 1500 दिनों से ज्यादा समय तक चल चुकी थी। इससे यह किसी एक स्थान की सबसे लंबी घेराबंदियों में से एक बन जाती है जो अब तक दर्ज की गई हैं। उदाहरण के लिए, यह रोमनों द्वारा कार्थेज की घेराबंदी से भी लंबी है, जो लगभग 1100 दिनों तक चली थी। यह जिब्राल्टर की महान घेराबंदी से भी लंबी है, जो अनुमानित 1320 दिनों तक चली थी।
ये लेनिनग्राद, रोम, अलेक्जेंड्रिया, यरूशलेम व कॉन्स्टेंटिनोपल की घेराबंदियों से भी लंबी थी। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जहां माने जाने वाले महान सेनाएं अजेय किलों के सामने आकर उन्हें जीतने की कोशिश में अनगिनत लोगों को मौत के मुंह में भेज देती थी। हालांकि इन उदाहरणों में से ज्यादातर विशाल शहरों के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिनकी बड़ी बड़ी किलेबंदी, विशाल दरवाजे और रक्षकों की असली सेनाएं होती थीं। इनमें से कई घटनाएं सदियों पहले हुई थी, जब सेनाएं तलवार, भाले, धनुष और गुलेल जैसे साधारण हथियारों से लड़ती थी। आधुनिक टैंक, पैदल सेना के लड़ाकू वाहन, लड़ाकू जेट, ड्रोन और होवित्जर का दौर नहीं था। और इसी कारण रूस का मलाटॉक माचका पर कब्जा करने का प्रयास और शर्मनाक हो जाता है। ये न तो महान शहर है, न किलाबंद राजधानी। यहाँ न दसियों हजार लोग हैं, न अपनी कोई सेना इसकी रक्षा के लिए है। ये एक महत्वहीन गांव है, जला हुआ और गड्ढों से भरा, जहां कुछ ही इमारतें बची हैं। रूस जैसी सेना के लिए इसे कब्जा करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, जिसने वर्षों में डरावनी प्रतिष्ठा बनाई है। लेकिन युद्ध शुरू होने से दशकों पहले ही दुनिया भर के देश रूसी सेना से डरते थे। वे उसकी अनगिनत टैंकों, लड़ाकू वाहनों, बड़ी संख्या में सैनिकों और उसकी लगभग बेजोड़ ताकत से डरते थे। उन्होंने देखा कि कैसे क्रेमलिन अधिकारी अपनी नवीनतम और सबसे बेहतरीन मिसाइलों की क्रांतिकारी क्षमताओं का दावा करते थे या भव्य सैन्य परेडों में अपने नए टैंक का प्रदर्शन करते थे। उन्होंने सोचा कि अजेय रूसी युद्ध मशीन अपने रास्ते में आने वाले लगभग हर विरोधी को रोन देगी। लेकिन वह सारी मिथक, वह सारा आभा मंडल, वह सारी शक्ति जिसे क्रेमलिन इतनी बुरी तरह दिखाना चाहता था, अब हमारे सामने ही कमजोर पड़ रही है। क्योंकि ऐसी कहानियां साबित करती हैं कि रूसी सेना उतनी ताकतवर नहीं है जितना दुनिया कभी उससे डरती थी। वो तो एक गांव तक पर कब्जा नहीं कर सकती। उसने ऐसा करने में 4 साल से भी ज्यादा समय बर्बाद कर दिया है और इस प्रक्रिया में अनुमानित 2000 सैनिकों को खो दिया है। साथ ही दर्जनों गाड़ियां और संभवतः दसियों या सैकड़ों मिलियन डॉलर की सैन्य सामग्री और जनशक्ति भी गंवा दी है, वो भी बिना किसी नतीजे के। गांव अभी भी यूक्रेन की 118वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के कब्जे में हैं। वे आज भी डटे हुए हैं और ड्रोन, बारूदी सुरंगों आदि का चतुराई से इस्तेमाल कर विरोधियों को मात देते हैं। इस दौरान कट्टर रूसी प्रचारकों को भी इस क्षेत्र पर रूस की असफलता स्वीकार करनी पड़ी। एक ने मलाटॉक माचका की तुलना ट्रॉय या वर्दन जैसी प्रसिद्ध लड़ाइयों के स्थलों से की। असल में मलाटोक माचका की सबसे बड़ी पहचान यही है कि यूक्रेन ने इसे अच्छे से बचाया है। यहाँ तक कि अगर ये अंततः गिर भी जाता है, जो हालिया इतिहास को देखते हुए संभावना कम लगती है, तो भी ये छोटा सा गांव इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए उस स्थान के रूप में याद किया जाएगा जिसने रूस की सैन्य श्रेष्ठता के मिथक को हमेशा के लिए तोड़ दिया। ये तो सिर्फ क्रेमलिन के पतन का हिस्सा है। आप देश की लगातार विफलताओं के बारे में और जान सकते हैं, और यह भी कि यूक्रेन किस तरह से उनका चतुराई से फायदा उठा रहा है इस वीडियो में, जिसमें दिखाया गया है कि यूक्रेन ने कीव पर हुए एक क्रूर मिसाइल हमले के जवाब में रूसी बुनियादी ढांचे पर अपने सबसे बड़े और सबसे प्रभावी गहरे हमलों में से एक को कैसे अंजाम दिया। या ये वीडियो देखें ताकि आप जान सके कि यूक्रेन ने रूस के ग्लाइड बॉम्बर हमलों का प्रभावी जवाब कैसे खोजा। ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी और भी गहरी विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स और ताज़ा खबरें मिस न करें, आज ही द मिलिट्री शो को सब्सक्राइब करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए आपका धन्यवाद।